माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। माँ अहिल्याबाई होलकर को प्रणाम करता हूँ। अपने उन सभी पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ जिनके कारण मैं आज भी हिंदू हूँ और मेरा नाम अश्विनी उपाध्याय है। गुरु तेग बहादुर जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को प्रणाम करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज को प्रणाम करता हूँ और अपने उन सभी पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने जजिया देना स्वीकार किया, बहुत सारी यातनाएं झेली, लेकिन सनातन धर्म को नहीं छोड़ा, सनातन संस्कृति को नहीं छोड़ा, हिंदू बने रहे। इसीलिए आज हम वसुधैव कुटुंबकम के बारे में चर्चा करते हैं, नारी तू नारायणी की बात करते हैं, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की बात करते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके की बात करते हैं और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आज का ये कार्यक्रम मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बहनें ज़्यादा हैं, भाई कम हैं। सामान्यतः भाई ज़्यादा होते हैं, बहनें कम होती हैं। अच्छा होता कि जितनी बहनें आई हैं साथ में भाई को भी ले आती तो और अच्छा हो जाता कार्यक्रम, सामूहिक रूप से चर्चा हो जाती। आज आपने विषय रखा है समरसता से समर्थता। तो पहले थोड़ी देर बात कर लेते हैं समर्थता की। समर्थ हम कैसे बनते हैं? समर्थ बनने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? हमारा शरीर स्वस्थ हो, शारीरिक विकास हो, लेकिन चारित्रिक विकास न हो तो हम समर्थ कहलाएंगे क्या? जोर से बोलिए जरा। हमारा शारीरिक विकास हो लेकिन नैतिक विकास न हो, शारीरिक विकास हो लेकिन बौद्धिक विकास न हो, शारीरिक विकास हो लेकिन आध्यात्मिक विकास न हो, शारीरिक विकास हो लेकिन सामाजिक विकास न हो, शारीरिक विकास हो लेकिन संवेगात्मक विकास न हो, शारीरिक विकास हो लेकिन भावनात्मक विकास न हो, शारीरिक विकास हो लेकिन संवेगात्मक विकास न हो, तो उसे अच्छा व्यक्ति कहेंगे क्या? नहीं। वैसे ही कोई भी राष्ट्र जिसका भौतिक विकास तो हो, एयरपोर्ट अच्छे अच्छे हो, बुलेट ट्रेन भी हो उसके पास, हाईवे भी हो, ठीक है, कारें अच्छी अच्छी हों, बाथ टब बड़े बड़े हो नहाने वाले, उसका भौतिक विकास हो लेकिन उसका आध्यात्मिक विकास न हो, चारित्रिक विकास न हो, नैतिक विकास न हो, बौद्धिक विकास न हो, आध्यात्मिक विकास न हो, उस राष्ट्र को अच्छा राष्ट्र कहेंगे क्या? जोर से बोलिए जरा। देखिए, मैं एक तरफा बात नहीं करता। हमारी बात से सहमत नहीं है तो कह दीजिए नहीं आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन सहमत है तो जो कुछ सहमत है असहमत है जोर से बोलिए, क्योंकि आपकी आवाज़ जाएगी। जो भी लाख 1 करोड़ 2 करोड़ लोग देखेंगे तो कम से कम पता तो चले बहनों की आवाज़ आ रही है। अल्टीमेटली आवाज़ तो यहीं से कैच हो रही है। अब जैसे मनुष्य का शारीरिक विकास होता है, ऐसे देश का भौतिक विकास होता है। तो भौतिक विकास कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये देश का कौन सा विकास करते हैं? भौतिक विकास। और 3 डिपार्टमेंट हैं जो किसी भी देश का आध्यात्मिक विकास करते हैं, नैतिक विकास करते हैं, चारित्रिक विकास करते हैं, बौद्धिक विकास करते हैं। वो 3 डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। बाकी 50 डिपार्टमेंट होते हैं। ये मान के चलिए कि 47 डिपार्टमेंट भौतिक विकास करते हैं,
लेकिन उसका देश का आध्यात्मिक, चारित्रिक, नैतिक विकास केवल 3 डिपार्टमेंट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। हमारी इतनी बड़ी परंपरा रही, इतनी हमारी महान संस्कृति रही, हमारे साथ गड़बड़ यह हुआ कि मुगल काल में हमारा वो तीनों डिपार्टमेंट तो काम किया नहीं, डिपार्टमेंट ही नहीं था, हम तो गुलाम थे। अंग्रेज आए, उनसे भी कोई लेना देना नहीं था। अब हम हो गए 1950 में स्वतंत्र, 47 में स्वतंत्र हो गए, 51 से अपना सरकारें बनने लगी। अब 1951 के बाद आप 3 मंत्रालय के मंत्रियों को नोट करिए। नेहरू मंत्रिमंडल से मनमोहन मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्रियों की लिस्ट बनाइए। नेहरू मंत्रिमंडल से मनमोहन मंत्रिमंडल के कानून मंत्रियों की लिस्ट बनाइए। और नेहरू मंत्रिमंडल से मनमोहन मंत्रिमंडल के संस्कृति मंत्रालय की लिस्ट बनाइए। फिर आपको समझ में आएगा इन तीनों ने भारत का नैतिक उत्थान, शारीरिक उत्थान, बौद्धिक उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान करने की बजाय भारत को रिवर्स गियर में लेकर चले गए। और समरसता भौतिक विकास से नहीं आती, भौतिक विकास से तो टकराव होता है। आप 2 पहलवान खड़ा कर दीजिए, अगर उनके अंदर नैतिकता नहीं है तो दोनों एक दूसरे को मार मार के एक दूसरे को खत्म कर देंगे। 2 सांड खड़ा कर दीजिए, देखिए कैसे फूफा फूफा के एकदम आपस में। क्यों? शारीरिक विकास दोनों सांडों का हो गया, लेकिन उनका आध्यात्मिक भौतिक विकास तो हुआ ही नहीं। तो भौतिक विकास क्या करता है? टकराव पैदा करता है। आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, बौद्धिक विकास क्या करता है? समरसता। तो समरसता को ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? सरकार के 3 मंत्रालयों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, इन सरकार के 3 मंत्रालयों को काम करना पड़ेगा। पहली बात तो सामाजिक समरसता पे, ये मेरी राय है, ये मेरी राय गलत भी हो सकती है। सामाजिक समरसता पे बहुत सारे लोग अपनी बात रखते हैं, तो इसलिए ये मेरी राय है, ये फाइनल राय मत मानिए। आप लोग चिंतन करिए जो मैं कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। सबके अलग अलग ओपिनियन है। ये भारत का संविधान भी सामाजिक समरसता की बात करता है। आप इसके प्रियम्बल से उठाइए, आर्टिकल 13, 14, 17 कहता छुआछूत खत्म कर दो। ये कायदे से अगर आप देखिए संविधान की इंटरप्रिटेशन, तो इसका जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो राम राज्य की स्थापना है। राम राज्य का वर्णन गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में किया हुआ है, वाल्मीकि जी ने भी उत्तरकांड में किया हुआ है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सारे नर परस्पर प्रीति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि चलहि स्वधर्म, सारे अपने अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। तो स्वधर्म का पालन करने से परस्पर प्रीति आती है। और स्वधर्म का ज्ञान तब होता है जब नैतिक उत्थान हो, बौद्धिक उत्थान हो, चारित्रिक उत्थान हो, आध्यात्मिक उत्थान हो। 2 into 2 is 4 करने से नैतिक उत्थान नहीं होता। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इसको पढ़ने से नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, शारीरिक उत्थान नहीं होता। और आज की डेट में हमारे एजुकेशन सिस्टम में जोर किस पे है? इसी पे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी पे है। नैतिकता पे जोर है क्या? है जोर? नहीं। हमने इतना तक सोचा नहीं कि जिन अंग्रेजों ने 1929 में भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए सीबीएसई बोर्ड बनाया है, कम से कम उसका नाम तो बदल दें। दुनिया भर के नाम बदले, दुनिया भर के चीजों को बदला, लेकिन अपनी शिक्षा को तो बदल लें। कोई काम ही नहीं हुआ, बिल्कुल काम नहीं हुआ। अगर काम करते तो आज हम कहीं और होते। ये भगवान राम की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है, भगवान महावीर की भूमि है, गुरु गोविंद सिंह की भूमि है, गौतम बुद्ध की भूमि है, परम पूज्य शंकराचार्य जी की भूमि है,
स्वामी विवेकानंद की भूमि है, रानी अहिल्याबाई होलकर की भूमि है। जिन लोगों ने पूरे जीवन स्वधर्म की बात किया, स्वधर्म को प्रमोट किया, और फिर भी लोग स्वधर्म नहीं मान रहे। इससे अच्छा तो जापान वाले हैं, कोई महापुरुष नहीं पैदा हुआ फिर भी हमसे ज्यादा वो स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। इससे ज्यादा अच्छा सिंगापुर वाले हैं, कोई महापुरुष वहां नहीं पैदा हुआ फिर भी हमसे ज्यादा स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। स्वधर्म सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरो शरीरा, न दरिद्र को दुखी न दीना, न ही कोई अबुध न लक्षण ही ना। रामराज में इसका वर्णन आ रहा है। अब सवाल यह है कि सामाजिक समरसता आएगी कैसे? सामाजिक समरसता के लिए मेरा अपना मानना है, दो चीज होना चाहिए। शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। जैसे दो सगे भाई आपस में झगड़ा तब नहीं करेंगे, परस्पर प्रेम से तब रहेंगे जब उनके अंदर संस्कार कूट कूट के भरा हो, लेकिन पिताजी का खौफ भी हो कि अगर प्रेम से नहीं रहेंगे तो पिताजी ठोके भी। तो परस्पर प्रेम कब आएगा? जब शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, उसी से प्रेम आएगा। ये कहीं भी, और घर में भी उठा के देख लीजिए, समाज में भी उठा के देख लीजिए। आखिर हमारे देश में एक दबंग आदमी एक गरीब के जमीन पे कब्जा क्यों कर लेता है? जापान का एक दबंग, एक वहां की गरीब की, दबंग से मतलब समृद्ध आदमी, एक गरीब की जमीन पे कब्जा क्यों नहीं करता? सिंगापुर में क्यों नहीं करता? समरसता हमारी इसलिए टूट रही है क्योंकि हमारी न्यायिक व्यवस्था समरसता को तार तार करने वाली है। सामाजिक समरसता इसलिए टूट रही है, ये शहरों में जो चल रहा है, आपको सामाजिक समरसता देखना, थोड़ा गांव में जाके देखना पड़ेगा कि सामाजिक समरसता टूटती क्यों है। और मैं शुद्ध गांव का रहने वाला हूं। हमने 5वीं तक आम के नीचे बैठ के पढ़ाई किया है। ए फॉर एप्पल हमने 6वीं में जाके पढ़ा है। उसके पहले ए कैसे बनता हमने 5वीं तक पता ही नहीं था। सामाजिक समरसता इसलिए टूट जाती है कि गांव का एक दबंग गरीब की जमीन पे कब्जा कर लेता है, गरीब कुछ नहीं कर पाता, तो क्या करता है? अपने 2-3 बेटों को लाठी लेके उसके सामने खड़ा हो जाता है, बोले हम ट्रैक्टर नहीं चलाने देंगे। फिर वो दबंग थानेदार को 50,000 रुपए देता है और उसके खिलाफ एफआईआर करवा देता है, झूठी एफआईआर करवा देता है, मात्र 50,000 रुपए में झूठी एफआईआर। अभी झगड़ा दो में था, एक दबंग और एक गरीब में। एक ने जगह कब्जा किया, दूसरी की जगह पे कब्जा हुआ, लेकिन जैसे वो झूठी एफआईआर हुई, आपका रास्ता खुल गया सामाजिक समरसता टूटने का। क्यों? क्योंकि पुलिस अब जांच करने आएगी। जब जांच करने आएगी तो दबंग अपने पक्ष के लोगों को इकट्ठा करेगा। तो मान लीजिए 100 घर थे तो 20 लोगों को दबंग ने अपने पक्ष में ले लिया, हमारे पक्ष में गवाही दो पुलिस को। तो गरीब भी क्या करेगा? वो भी 15-20 को ले लेगा। तो दबंग जिस जाति का था वो सारे जाति वाले एक तरफ हो गए, और गरीब जिस जाति का था, उसमें हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का मतलब ही नहीं है, मतलब जिस भी जाति का था गरीब, उसने अपने जाति वालों को इकट्ठा कर लिया। क्यों? क्योंकि अब जांच शुरू हो चुकी है, एफआईआर हो चुका है, तो जांच होगी, और जांच होगी तो दोनों पक्षों के गवाह बयान होंगे। अभी समरसता 2 घरों में टूटी थी, एक दबंग एक गरीब में। जैसे जांच शुरू हुई 40 घरों की टूट गई, क्योंकि 20 उधर हो गए, 20 इधर हो गए। उसके बाद मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में गया तो अब और गवाह चाहिए, क्योंकि मुकदमा जीतना है। अच्छा, दबंग का कुछ खर्च नहीं हो रहा है, क्योंकि दबंग ने गरीब की 10 बीघे जमीन पे कब्जा कर रखा है, तो जितना उससे पैदावार हो रही है उसी से कोर्ट का काम धाम कर रहा है। उसको तो बल्ले बल्ले, उसको कोई अपनी जेब से नहीं जा रहा है। लेकिन गरीब जिसकी 10 बीघे जमीन थी, उसकी 10 बीघे जमीन पे कब्जा भी हो रखा है, और ऊपर से वो बेचारा कोर्ट भी दौड़ रहा है, थानेदार के यहां थाना भी जा रहा है, हर महीने तारीख भी जा रहा है। 2 घरों से समरसता टूटी, पहुंच गई 42 घरों में। तारीख पे तारीख शुरू हुई, गवाहों के बयान शुरू हुए। जब कोर्ट में मामला गया तो 20-20 और गवाह चाहिए। अब पहुंच गया 60-62 घरों में, 65 घरों में पहुंच गया। 20 साल के आसपास मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा।
10 साल करीब हाई कोर्ट में चलेगा, 10 साल करीब सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, तो उस पूरे गांव में 40 साल तक समरसता टूटी हुई है और 100 घर में से 60 घर ऐसे हो गए जो दो फाड़ हो चुके हैं। अब वो होली दिवाली एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, दशहरे पे एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, किसी त्योहार पे नहीं मिलेंगे, शादी विवाह होगी तो निमंत्रण एक दूसरे को नहीं देंगे। ये अगर आपको सामाजिक समरसता ठीक करना है तो सबसे पहले भारत की न्यायिक व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। आज की न्यायिक व्यवस्था, आज की पुलिस व्यवस्था, आज की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से दबंग के पक्ष में है। गरीब चाहता है जल्दी जल्दी उसके मुकदमे का फैसला हो जाए, गरीब से मतलब जो पीड़ित है, और जो शोषक है वो चाहता है मुकदमा लंबा चले। और मुकदमा जल्दी खत्म हो रहा है, लंबा चल रहा है? जोर से बोलिए जरा। लंबा। तो न्यायिक व्यवस्था किसके पक्ष में हुई? शोषक के पक्ष में हुई। भारत का संविधान कहता है, आर्टिकल 47, नशाबंदी करो। बड़ी लंबी चर्चा हुई थी, क्यों नशाबंदी करना। एक आर्गुमेंट ये भी आया था कि सबको खाने और पीने का अपना फंडामेंटल राइट होना चाहिए, कम से कम नशा वशा पर रोक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन संविधान निर्माताओं ने कहा नहीं, भारत का आध्यात्मिक विकास करना है, नैतिक विकास करना है, बौद्धिक विकास करना है, चारित्रिक विकास करना है, तो नशे को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए आर्टिकल 47 आया। बड़ी लंबी चर्चा हुई, महावीर त्यागी जी ने इस पर बहुत अच्छा भाषण दिया है जब संविधान सभा में इस पर बहस हो रही थी। आज क्या हो रहा है? हुक्का बार का लाइसेंस कौन देता है? जोर से बोलिए जरा। बियर बार का लाइसेंस कौन देता है? डांस बार का लाइसेंस कौन देता है? सट्टा बार का लाइसेंस कौन देता है? और संविधान को किसको लागू करना था? तो यानी संविधान कौन तोड़ रहा है? सरकार। अब ये तो हो गया आपका एक पहलू। इसके आगे जरा सोचिए। आगे ये है, मैं पिछले 20 वर्षों से जो 2-3 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है तो उसकी थोड़ी हिस्ट्री मैं समझने की कोशिश करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के बगल में पटियाला हाउस कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो वहां से मुझे हिस्ट्री पता चलती रहती है। मैंने 2-4 वकीलों को बोल भी रखा है कि जब ऐसे 2-4 साल की बच्चियों के साथ रेप हो तो जरा मुझे उसकी बताना। 90% रेप छोटी बच्चियों का नशे में किया जाता है। या तो वो ड्रग एडिक्ट होता है